Hi everyone, welcome back to my channel and today I am going to summarize unit 1 of paper 2 of assessment for learning। ठीक है, तो पेपर 2 की यूनिट 1 के बारे में आज हम पढ़ेंगे और मैं पेपर 2 की जो वीडियोस हैं वो यूनिट वाइज ही अपलोड करूँगी। ठीक है, एक साथ 2 यूनिट या 3 यूनिट को अपलोड नहीं करने वाली हूँ। तो अभी यूनिट 1 अपलोड करूँगी, शाम तक आई विल अपलोड द यूनिट 2 ऑफ पेपर 2। ठीक है, तो देखिए यूनिट 1 आपका सारा इन सब के ऊपर है, असेसमेंट, मेजरमेंट, इन सब के बारे में, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ठीक है, ये सब हम फर्स्ट ईयर में भी कर चुके हैं। उनके बारे में एक समराइज फॉर्म में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। असेसमेंट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन। देखिए इन चारों में आपस में क्या रिलेशनशिप है या चारों इंडिविजुअली कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, या फिर बेसिक डिफरेंस क्या है चारों में, ये चीज़ें हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो मैं एक एक एस्पेक्ट को लेके चलूँगी। ठीक है, असेसमेंट पे आ जाते हैं। सबसे पहले असेसमेंट क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसेस। ठीक है, असेसमेंट क्या है? आपका एक काइंड का प्रोसेस, एक फॉर्म ऑफ प्रोसेस है असेसमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, जब फॉर एग्जांपल एक करिकुलम, बच्चों के पास एक करिकुलम है, ठीक है, और आपने बच्चों से उस करिकुलम के रिगार्डिंग फीडबैक लिया, बच्चों से रिव्यूज़ लिए, उसके बाद आप एसेस कर रहे हो उस करिकुलम को कि क्या ये करिकुलम फिट है, क्या हमारी करंट सिचुएशंस को ये टैकल करता है या नहीं। तो आपका जो असेसमेंट है वो प्रोसीजर बेस्ड है। असेसमेंट में डायग्नोस्टिक चीज़ें होती हैं, डायग्नोस्टिक किया जाता है असेसमेंट में। ठीक है, उसके बाद फीडबैक, पहले ही बता दिया था, फीडबैक लिया जाता है। फॉर्मेटिव इन नेचर है। फॉर्मेटिव एमसीक्यू बन सकता है ना कि आपका असेसमेंट फॉर्मेटिव है या समेटिव है। तो फॉर्मेटिव है एज यू ऑल ना, क्योंकि हम फीडबैक ले रहे हैं। तो फीडबैक तो ऐसा है नहीं कि पूरा कोर्स हो गया उसके बाद फीडबैक लेंगे, नहीं ना। फीडबैक होता है कि बीच बीच में फीडबैक लेते रहो ताकि जो भी इम्प्रूवमेंट की हमें रिक्वायरमेंट हो हम करते रहेंगे। तो फॉर्मेटिव किस में फॉल डाउन करेगा? आपका असेसमेंट में। ओके, प्रोसेस ओरिएंटेड है, बिल्कुल एंड रिजल्ट को ये कंसिडर नहीं करता, पूरे प्रोसेस को ये कंसिडर करता है। ठीक है, उसके बाद है ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ठीक है, करिकुलम लिया या फिर हमने रिव्यू लिया या फिर हमने ऑब्जर्व किया कि बच्चे इस करिकुलम के साथ कैसे अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है आपका असेसमेंट। एब्सोल्यूट है, मतलब हम कंपैरिजन नहीं करते कि ये अच्छा है ये बुरा है। ठीक है, हम उसको रिव्यू करते हैं डाटा को, और वो एब्सोल्यूट इन नेचर कंसिडर किया जाता है। टाइप्स देख लीजिए, टाइप्स है फॉर्मेटिव है, समेटिव है, डायग्नोस्टिक है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है। ठीक है, ये कि इंटरनल मतलब आपके टीचर ही असेस कर रहे हैं, या फिर एक्सटर्नल मतलब जो आपके कॉलेज या स्कूल से बाहर से कोई एक्सटर्नल आता है असेस करने के लिए, ये सारी चीज़ें। प्रिंसिपल्स देख लीजिए, प्रिंसिपल क्या क्या है। फर्स्ट प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी, इसमें क्या है कि असेसमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो कि एक लॉन्ग प्रोसेस भी हो सकता है, और इसका मेन मकसद क्या है कि जो एजुकेशन में चेंजेस है ना वो कंटिन्यूसली चलते रहें। तो असेसमेंट क्या करता है, एक कंटिन्यूटी को बरकरार रखने की कोशिश करता है। ये इवैल्यूएशन क्या करता है, ये आपके जो टीचर है और स्टूडेंट उनको भी बिजी रखता है, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है ना। तो ये क्या है, एक प्रैक्टिस को इन्हांस करता है और रेगुलरली इसको हम लोग इवैल्यूएट या असेस करते हैं। सेकंड है आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस में क्या आता है कि बच्चा सारे सीक्वेंसेस को जाने, कॉम्प्रिहेंसिव वे में काम करे, उसे ओरल चीज़ें भी पता हो। ठीक है, हम ऐसी नॉलेज को टेस्ट करते हैं जो ओरली भी सूटेबल हो बच्चों के लिए और रिटर्न फॉर्म में भी वो सूटेबल हो। ठीक है, बच्चा एमसीक्यू फॉर्म में भी क्वेश्चन कर पाए और सब्जेक्टिव फॉर्म में भी क्वेश्चन कर पाए। तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस को कंसिडर किया जाता है जब भी हम किसी चीज़ को असेस करते हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस, इसका सेंस क्या है कि इसमें सिर्फ आइसोलेशन में किसी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकते हम। ठीक है, इसमें आप लोगों का फिजिकल, मोरल, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। तो इसे बोलते हैं कि ये जो आपका करिकुलम है बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है, ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात की जाती है। चाइल्ड सेंटर्डनेस, ऑब्वियस सी बात है कि जो भी आप लोगों का करिकुलम होगा वो चाइल्ड सेंटर्डनेस होगा। इसमें क्या होगा, जो स्टूडेंट है वही आप लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, वही एक्टिव लर्नर होगा और वही आप लोगों को न्यू न्यू आइडियाज़ सामने जनरेट करेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी। इसका मतलब क्या है कि भाई आप लोगों को सब कुछ पता होना चाहिए, बिलीफ सिस्टम भी पता होना चाहिए, वैल्यू सिस्टम भी पता होना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों में एक ब्रदरहुड की भावना भी होनी चाहिए,
तो टोटलिटी का मतलब होता है कि बच्चा स्पिरिचुअल भी उतना ही इंटेलिजेंट हो और कॉग्निटिव वे में भी उतना ही इंटेलिजेंट हो। एप्लीकेशन बेस्ड, सीधी सी बात है, कोई भी करिकुलम क्या होना चाहिए, जैसे हमारा एनसीएफ का भी क्या है कि आपको स्कूल लाइफ को आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड से रिलेट किया जाए। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड से कैसे रिलेट होंगे, अगर आपको एप्लीकेशन करना आता है, जो भी आपने एक क्लासरूम में पढ़ा है, अगर आप उसको अप्लाई करते हैं सोसाइटी में तो वो होता है एप्लीकेशन बेस्ड। तो आपके असेसमेंट में देखा जाता है कितना एप्लीकेशन बच्चा कर सकता है जो भी उसने क्लास में पढ़ा है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। देखिए जो एजुकेशन है ना वो प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स पे बेस होता है ना। क्या होता है इसमें, हम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को, और ऑब्जेक्टिव्स कैसे, बच्चे की पर्सनैलिटी को लेकर ऑब्जेक्टिव्स जो हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, बच्चे की कोग्निटिव लेवल को लेकर जो हम ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन करते हैं, अगर वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेता है कोई स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ करिकुलम, तो वो चीज़ें हम असेसमेंट में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है ब्रॉडनेस। ब्रॉडनेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें आप लोगों को सिर्फ एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, इसमें आपको स्किल्स को भी इम्प्रूव करने की बात की जाती है, ठीक है। तो ब्रॉडनेस में आपको स्किल के बारे में ज़्यादा लिखना है। क्वालिटी, क्वालिटी क्या है, जैसे हम टेस्ट लेते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं, तो वो क्या है, थोड़ी न्यूमेरिकल बेस्ड है ना, कि बच्चे ने 90 आउट ऑफ 100 गेन किया है, तो वो क्या है, आप लोगों की क्वालिटी को नहीं, वो आपकी क्वांटिटी को बताता है। क्वालिटी में क्या आएगा कि आपकी जो आपने टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस में क्या क्या सीखा है, कितनी क्वालिटी का वो सीखा है, नहीं वो क्वालिटी क्या अप टू द मार्क है या नहीं, तो वो होता है प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी जो हम असेसमेंट में कंसिडर करते हैं। एप्लीकेशन मैंने दोबारा बता दिया, शायद ये दोबारा आया है, इट्स ओके, आई एम सॉरी। ओके डन, ठीक है। तो ये आपके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं किस चीज़ के, आपके असेसमेंट के। देन आई विश कि आप लोगों को असेसमेंट अच्छे से समझ आ गया होगा। असेसमेंट एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, ठीक है, डायग्नोस्टिक है, फीडबैक पे बेस्ड होता है आपका असेसमेंट, फॉर्मेटिव है, ठीक है, और इसमें आप लोगों को ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है, एब्सोल्यूट होता है, और प्रिंसिपल्स आपने देख लिए, कंटिन्यूटी है, एप्लीकेशन है, चाइल्ड सेंटर्डनेस है, टोटलिटी है, ये सारे इसके प्रिंसिपल्स हैं। अब आ जाते हैं हम मेज़रमेंट पे। देखिए मेज़रमेंट क्या है, ये भी प्रोसेस है, लेकिन ये बेसिकली क्या है, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को मेज़र करता है, ठीक है। जैसे असेसमेंट में हमने बेसिकली क्या देखा था कि क्वालिटी कैसी है, मेज़रमेंट में आप प्रोसेस तो है ये, लेकिन ये कैसा प्रोसेस है, सिर्फ जो क्वांटिटी को मेज़र करे, ठीक है। कैम्पबेल की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है, उन्होंने बोला है कि मेजरमेंट इज़ द असाइनमेंट ऑफ न्यूमरल्स टू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ठीक है। ये एक नंबर्स का खेल है, जो भी इवेंट या रूल के अकॉर्डिंग हम काउंट करते हैं या फिर असाइनमेंट बच्चे को देते हैं। तो ये कैम्पबेल की डेफिनेशन है। इसके फंक्शंस देख लीजिए, हमारे मेजरमेंट के फंक्शंस हैं। फर्स्ट है आप लोगों का प्रोजनोसिस, है ना। ये प्रोजनोसिस क्या होता है, ये बताता है कि भाई इसमें आप लोगों को गाइडेंस और काउंसलिंग की सर्विस दी जाती है आफ्टर प्रोग्नोसिस फंक्शन ऑफ मेजरमेंट। इसमें हम देखते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो देखता है कि क्लासिफिकेशन, सिलेक्शन, प्रमोशन, ठीक है, या फिर ग्रेडेशन ऑफ स्टूडेंट्स, ये सब कैसा है। अगर उसे लगता है कि यार बच्चा ठीक है या फिर अप टू द मार्क है, सही वर्क है, सही डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहा है, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ मेडिकल काउंसलिंग और सच काइंड ऑफ। अगर मोटिवेशनल काउंसलिंग की बात होती है तो वो सबको ही देनी चाहिए, गाइडेंस और काउंसलिंग एवरीवन शुड रिक्वायर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। लेकिन प्रोजनोसिस डायग्नोसिस में क्या होता है, आप लोगों को देखा जाता है, बच्चे की परफॉर्मेंस टेस्ट की जाती है, ठीक है, बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस देखा जाता है, उसका आईक्यू टेस्ट देखा जाता है, और फिर उस हिसाब से उसको हम काउंसलिंग या गाइडेंस के फॉर्मूले में डालते हैं। तो ये है प्रोग्नोसिस फंक्शन। डायग्नोसिस फंक्शन यू ऑल नो, डायग्नोज करते हैं जो भी उसमें ड्रॉबैक है, जो भी कमी है, जहाँ पे भी उसने अपने आप को थोड़ा स्टेप बैक किया है, हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके लिए हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। रिसर्च फंक्शन क्या है, रिसर्च में आपका आता है एक साइंटिफिक लेवल ऑफ थिंकिंग, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, ऐसी चीज़ें आती हैं जो हम रिसर्च फंक्शन में डालते हैं, ताकि जब हम मेजरमेंट करें तो एक रिसर्च वे में करें, एक रिसर्च चीज़ सामने निकल कर आए, ठीक है, ताकि एक कंप्लीट फॉर्म ऑफ फंक्शन वो एक तरीके से कंसिडर कर सके हम। तो इसमें हम एक एक्यूरेट क्वांटिटी की तरफ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसर्च फंक्शन, ठीक है। और वैसे ही हमारा क्या है, आप लोगों का जो मेजरमेंट है वो क्वांटिटी बेस्ड है ना, तो रिसर्च फंक्शन क्या करता है, क्वांटिटी की तरफ लेकर जाता है।
जो आप लोगों का मेज़रमेंट है बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ओल्ड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पुराने टाइम से ही ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। इसमें सिर्फ मेज़रमेंट को ही ध्यान दिया जाता है, इसलिए ये क्या है, एक बहुत ही नैरो चीज़ है, मेज़रमेंट नैरो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इवेल्युएशन। इवेल्युएशन देखिए ये क्या है, जजमेंटल बेस्ड है। असेसमेंट क्या था, प्रोसेस बेस्ड है। किसका प्रोसेस, क्वालिटी वाइज है। मेजरमेंट क्या है, प्रोसेस है, लेकिन किसका है, क्वांटिटी वाइज। इवैल्यूएशन क्या है, जजमेंटल बेस है, ठीक है। इसमें क्या है, जो भी आप चीज़ करते हैं उसके हिसाब से फाइनली जजमेंट दिया जाता है कि भाई सही है या गलत है, ये इवैल्यूएशन में आता है। तो इवैल्यूएशन क्या है, एक न्यू कॉन्सेप्ट है। जैसे मेजरमेंट पुराना कॉन्सेप्ट था, इवैल्यूएशन आपका न्यू कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए जजमेंटल बेस मैंने बता दिया। जैसे आप लोग अपना जजमेंटल देते हैं, जजमेंट सुना देते हैं एकदम से कि इसने टॉप किया है या फिर इसका उसने ये आंसर सही दिया तो ये बच्चों से ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बुरा है। तो आप उसका एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हो कि यार इतने से ज़्यादा मार्क्स ले ली तो ये बच्चा इंटेलिजेंट है, इतने से कम आ गया तो ये बच्चा डफर की कैटेगरी में फॉल करेगा, ठीक है। तो ये सारे क्या है, जजमेंट है ना। आपने जजमेंट सुना दिया, वो भी जजमेंट किस पे सुनाया, आपने एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड देखा और अगर उस सेट ऑफ स्टैंडर्ड पे कोई बच्चा खरा उतर गया तो वो सही है, नहीं खरा उतरा तो वो गलत है, ठीक है। तो इवैल्यूएशन जजमेंट बेस्ड है। और इवैल्यूएशन क्या है, आप लोगों का समेटिव है, ठीक है। जैसे आप लोगों का असेसमेंट क्या था, फॉर्मेटिव था, हम रनिंग प्रोसेस में उसको यूज़ करते हैं। इवैल्यूएशन क्या है, बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है सब कुछ, उसके बाद जैसे कि आप लोगों के जो ईयरली एग्ज़ाम होते हैं वो इवैल्यूएशन कहेंगे, और जो आप लोगों का एक तरीके से सेमेस्टर वाइज होता है या यूटीज़ होते हैं उनको हम असेसमेंट कह सकते हैं, ठीक है। इसमें जो इवैल्यूएशन है इस पर सिर्फ ध्यान दिया जाता है कि जो भी मैंने सेट ऑफ स्टैंडर्ड है ना, जो जो स्टैंडर्ड का सेट मैंने किया था, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को मैंने फिक्स किया था, उसको कितना अचीव किया है एक लर्नर ने, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ अचीवमेंट की बात की जाती है, मॉडिफिकेशन की बात नहीं की जाती, ठीक है। तो अचीवमेंट की बात की जाती है बस आपके इसमें इवैल्यूएशन में। जबकि असेसमेंट में क्या है, असेस किया, कुछ नेगेटिव निकल के आया, कुछ पॉजिटिव निकल के आया, तो हम फाइनली कुछ मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक इन नेचर है ना, लेकिन आपका इवैल्यूएशन ऐसा कुछ नहीं करता। इवैल्यूएशन क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, उसे बस एंड रिजल्ट चाहिए, उसे मीन से कोई रास्ता वास्ता ही नहीं है, उसे सिर्फ एंड रिजल्ट की तरफ ध्यान देना है, ठीक है। बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ क्वालिटी, सीधी सी बात है, उसे देखना है कि जो मेरे स्टैंडर्ड को मैच कर गया वो मेरे लिए परफेक्ट है, ये आपका इवैल्यूएशन टेक्निक बताता है। कंपैरिजन करता है ना, कंपैरिजन तो करेगा ही। अगर कोई स्टैंडर्ड सेट किया है तो स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड के ऊपर कुछ लोग हैं, उस स्टैंडर्ड के नीचे कुछ लोग हैं, तो कंपैरिजन तो होगा ही। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, एक मॉडिफाइड वर्जन है इवैल्यूएशन का, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही रनिंग वे में है, ठीक है। सीसीई आपने अभी हमने प्रैक्टिकल में भी दिया था और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, तो सीसीई तो बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है एक इवैल्यूएशन का, ठीक है। टेक्निकल चीज़ है इवैल्यूएशन, जैसे आपका एग्जामिनेशन क्या है, सिंपल और ओल्ड कॉन्सेप्ट था, इवैल्यूएशन एक नया और टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इवैल्यूएट करने के लिए आपको नई नई काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजीज़ का की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, वाइड स्कोप है, ठीक है। जैसे आपका क्या था, आपका एग्जामिनेशन एक नैरो स्कोप है, इवैल्यूएशन एक वाइड स्कोप है। अब आ जाते हैं एग्जामिनेशन पे, ठीक है। तो असेसमेंट समझ आ गया, मेजरमेंट समझ आ गया, इवैल्यूएशन समझ आ गया। तीनों का अपना इंडिविजुअल लेवल पे आप लोगों ने समझ लिया, और आपस में कैसे कैसे दोनों डिफर कर रहे हैं तीनों, ये भी समझ लिया। एग्जामिनेशन देख लेते हैं। देखिए इवैल्यूएशन में आपको थोड़ा और बता दूं, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने चाहिए इवैल्यूएशन के, अगर क्वेश्चन आ जाए तो भाई सीधी सी बात है, कंटिन्यूस होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, कॉपरेटिव होना चाहिए, ठीक है। क्वांटिटी क्वालिटी सब कुछ बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि इवैल्यूएशन क्या है, एंड प्रोडक्ट है ना, तो वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए इवैल्यूएशन, ठीक है। और जो आप लोगों का असेसमेंट है ना, वो इवैल्यूएशन को गाइड करता है, असेसमेंट एक्ट्स लाइक अ गाइडेंस टू द इवैल्यूएशन, ठीक है। चलिए एग्जामिनेशन की बात कर रही थी मैं। एग्जामिनेशन सीसीई के बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं है, यू ऑल नो सीसीई कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। कंटिन्यूस का मतलब कहता है कि रेगुलर हम असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब स्कॉलिस्टिक एंड नॉन स्कॉलिस्टिक चीज़ें, मतलब कि खेल कूद और पढ़ाई लिखाई सबको हम कंसिडर करते हैं। आई होप सीसीई के बारे में आप सबको पता होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में क्या है कि भाई जितना टीचर ने पढ़ाया, आपने किस लेवल तक उसको ग्रैब किया है,
किस लेवल तक आपने उसको अंडरस्टैंड किया है, उसको हम मेज़र करते हैं एग्जामिनेशन से, ठीक है। तो एग्जामिनेशन क्या है, आपका टेस्ट से ज़्यादा बड़ा होता है। टेस्ट क्या है, टेस्ट तो भाई ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता, लेकिन जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। दूसरा क्या है, टेस्ट आप लोग फॉर्मली नहीं देते है ना, मैडम ने आज मन नहीं है फिर भी टेस्ट ले लिया, तो कोई फॉर्मली नहीं है टेस्ट। लेकिन जब आपका एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही फॉर्मली होता है ना, बिल्कुल टाइम टेबल शेड्यूल उनके हिसाब से होता है। तो ये क्या है, एग्जामिनेशन और टेस्ट में ये थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है। और एग्जामिनेशन क्या करता है, बस आपके अचीवमेंट को, ये एक वेइंग मशीन की तरह है जो आपके अचीवमेंट को वे करता है कि भाई बच्चे ने, टीचर ने जो पढ़ाया है क्लास में वो कितना उसने गेन किया है टीचर से। तो ये आप लोगों का चारों में बेसिक रिलेशनशिप, चारों में बेसिक डिफरेंसेस हैं। वीडियो पोस्ट करके देख लेना, ठीक है। असेसमेंट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन। देखिए एक डायग्राम भी है। टेस्ट जो सबसे छोटे लेवल पे होता है, ठीक है, ये आपके स्किल और नॉलेज को सिर्फ मेज़र करता है। उसके बाद मेज़रमेंट, जो मैंने बताया था न्यूमेरिकल बेस्ड है ना, मेज़रमेंट। उसके बाद असेसमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, जो फॉर्मेटिव है ना, देखता है कैसा है, फीडबैक लेता है, ये सारी चीज़ें असेसमेंट। और लास्ट में आपका जो एंड रिजल्ट है वो है इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये आपका एक पिक्टोरियल वे में है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है आपकी एग्जामिनेशन एज अ टूल फॉर असेसमेंट। तो क्या बोला गया है, एग्जामिनेशन क्या है, इज़ अ टेस्ट टू सी हाउ गुड समबडी इज़ एट समथिंग। किसी चीज़ में कोई बंदा कितना अच्छा है, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम एग्जामिनेशन टूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ असेसमेंट देख लीजिए। पहला टाइप ऑफ असेसमेंट है फॉर्मेटिव असेसमेंट, है ना। मैंने ही बताया था फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, जो आप लोगों के लर्निंग फेज में काम करता है, फीडबैक बेस्ड होता है, ठीक है। ये होता है फॉर्मेटिव, जैसे यूटीज़ हो गए। समेटिव होता है जो आपको एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया सेट होता है और उसके हिसाब से आप अपना बिल्कुल एंड में जो समेटिव लेते हैं, एक साथ जो एग्ज़ाम लेते हैं, ठीक है, 100 नंबर का हो गया, ये सारा समेटिव हो गया। उसके बाद है आपका डायग्नोस्टिक में एज यू नो, इसमें क्या होता है कि भाई हम जो भी अनफेमिलियर टॉपिक है या फील्ड है, ठीक है, उसको हम सही करने की, करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो बच्चे के लिए अनफेमिलियर है, ठीक है, उसको हम उसके पोटेंशियल को जानने की कोशिश करते हैं। अगर वो कहीं पे पीछे हट रहा है तो उसको हम सॉल्यूशन की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। ये आएगा आपका डायग्नोस्टिक में, ठीक है। इसमें हम डायग्नोस्टिक क्या है, आपका बैकवर्ड लुकिंग है। याद रखिए डायग्नोस्टिक इज़ ऑलवेज बैकवर्ड लुकिंग। क्यों? क्योंकि देखिए डायग्नोज आप किसी चीज़ का करोगे जो ऑलरेडी चीज़ हो चुकी है, उसको लेकर करोगे, है ना। तो आप डायग्नोज में क्या हो, आप पास्ट की तरफ जाते हो कि बच्चे ने वहाँ पे ऐसे ऐसी गलतियाँ क्यों की, उसमें क्या क्या इशू था। जैसे मूवी थी ना तारे ज़मीं पे, तो वो जो आपका आमिर खान है वो कैसे डायग्नोज करता है उसको, उसके बचपन तक जाता है, उसकी फैमिली तक पहुंच जाता है। तो वो क्या है, डायग्नोस्टिक वे है जो कि बैकवर्ड इन नेचर होता है। डायग्नोस्टिक ऑलवेज बैकवर्ड इन नेचर, ऑलवेज बैकवर्ड इन नेचर, ठीक है। ऑथेंटिक क्या है, ऑथेंटिक आपका बेसिकली होता है कि भाई जो भी आपने टास्क किया है, ठीक है, अपने एम्प्लॉयमेंट या अपनी सर्विस करते वक्त जो भी आप टास्क करते हैं, ठीक है, और वो टास्क में आपकी कितनी परफेक्शन है, कितनी स्किल है, उसे बोलेंगे ऑथेंटिक असेसमेंट। जो हम असेस करेंगे उसे हम ऑथेंटिक असेसमेंट की तरफ बोलेंगे। डायनामिक वही है कि भाई आप कितने डायनामिक हैं। ऐसा तो नहीं कि बहुत ही स्टेबल हैं, एक ही चीज़ पर काम करते हैं। डायनामिक होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैलेंजेस अगर आपके सामने आ जाए तो आप उस चीज़ को कैसे टैकल करेंगे, तो उस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे डायनामिक असेसमेंट। नेक्स्ट है क्राइटेरिया रेफरेंस्ड असेसमेंट। इसमें क्या है, एक सर्टेन क्राइटेरिया आपका सेट कर दिया जाता है, ठीक है, और फिर उस क्राइटेरिया पे देखते हैं कि बच्चे ने कितना काम किया, कितना जजमेंटल वो इस काम पे रहा, ठीक है। अगर वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मैच नहीं कर पाया तो हम उसको डायग्नोज करते हैं। तो ये क्राइटेरिया रेफरेंस्ड असेसमेंट का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया बेस्ड होता है, ठीक है। इसमें हम एग्जाम्पल्स पुट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है साइनोप्टिक असेसमेंट। साइनोप्टिक असेसमेंट होता है आपको जो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जितनी आपके अंदर नॉलेज है, ठीक है, और आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक से वो कितना कुछ सीखा है, उन दोनों को मिलाकर जब आप अपने स्किल के थ्रू वो सारे टॉपिक सामने प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तब वहाँ पे साइनोप्टिक असेसमेंट आता है। सिनॉप्सिस ना एक सिम्बायोटिक नेचर होता है, क्या कि बहुत ही अच्छा मेल मिलाप कहते हैं उसे। तो साइनोप्टिक असेसमेंट में भी क्या होगा, ये इनकरेज करता है स्टूडेंट को to combine elements of what they're learning from different parts of program and to show their accumulated knowledge and understanding of a topic
और अ सब्जेक्ट एरिया, ठीक है। जितने जितने डाइवर्स रेंज से उसने सीखा है उन सबको वो एक जगह मिलाकर जब अपना अंडरस्टैंडिंग और अपने स्किल से वो रिप्रेजेंटेशन करता है तो उसे साइनोप्टिक असेसमेंट कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं कि उसका स्किल कितना यूज़ किया उसने प्रेजेंटेशन में, ठीक है, कितनी उस टॉपिक की उससे नॉलेज है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है उसे एक पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं साइनोप्टिक असेसमेंट में। लास्ट है आपका इप्सेटिव असेसमेंट। इप्सेटिव क्या है बेटा, ये कंपैरिजन है जो आपका करंट परफॉर्मेंस है विद द पास्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो सिंपल सी लाइन में मैं बोल दूँ, इट्स अ कंपैरिजन ऑफ करंट परफॉर्मेंस विद योर पास्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसमें देखा जाता है कि आपने इनिशियल वे में एक पर्टिकुलर टास्क पे कैसा परफॉर्म किया था और कुछ टाइम बाद उसी पर्टिकुलर टास्क पे आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर वो कंपैरिजन निकाला जाता है। अगर आपने अच्छा किया है करंट में तो बोलेंगे कि आपने इम्प्रूवमेंट की है, अगर नहीं किया तो हम बोलेंगे कि आप या तो बहुत ही न्यूट्रल रहे या फिर आप डिग्रेड हुए, ठीक है। तो ये है आप लोगों के एफर्ट्स पर डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट्स एक पर्टिकुलर टास्क में डालते हैं, ठीक है। तो ये है आपके टाइप्स ऑफ असेसमेंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब बचाते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इसको आई डोंट थिंक सो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमने बहुत बार किया है, जो कॉग्निटिव डोमेन पे होता है, अफेक्टिव डोमेन पे होता है, फिर आपका साइकोमोटर डोमेन पे होता है ना। तो देखिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो ब्लूम सर हैं उन्होंने जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं वो लोअर टू हायर दिए हैं, ठीक है। पहले जिसका कम स्टैंडर्ड है उसके बाद वो बिल्कुल हाई की तरफ लेकर जाते हैं। तो पहला है आपका कॉग्निटिव डोमेन में, देख लीजिए ये, इसको मैं ऐसे बोलती हूँ KCA²SE, ठीक है, KCA²SE, ऐसे ही मुझे याद है अब तक। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, ये है कॉग्निटिव डोमेन में। सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए और आपका इवैल्यूएशन पे टर्मिनल होना चाहिए, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन में नॉलेज पहले और इवैल्यूएशन सबसे लास्ट में। हमने ऊपर भी पढ़ा था, इवैल्यूएशन का डायग्राम देखा था ना, इवैल्यूएशन सबसे टॉप में था क्योंकि वो एंड रिजल्ट है। तो इवैल्यूएशन एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और नॉलेज में याद है ना, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स या फिर नॉलेज ऑफ क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते थे। फिर कॉम्प्रिहेंशन में हम टाई के बारे में पढ़ते थे, TIE। टाई क्या है, ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एंट्रापोलेशन, है ना, याद है। कॉम्प्रिहेंशन में एप्लीकेशन पढ़ते थे, फिर एनालिसिस में हम पढ़ते थे एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स, रिलेशनशिप्स, ये सारी चीज़ें। सिंथेसिस में हम पढ़ते थे कि भाई प्रोडक्शन ऑफ यूनिक कम्युनिकेशन, डेरिवेशन ऑफ अ सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें। और इवैल्यूएशन में हमने किया था जजमेंट इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एविडेंस एंड जजमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल एविडेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी कॉग्निटिव डोमेन में आना है, KCA²SE, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन में आ जाइए। अफेक्टिव डोमेन को मैं करती हूँ R²VOC। कॉग्निटिव डोमेन का याद हो गया ना, KCA²SE, KCA²SE। बाकी इंडिविजुअल है, जैसा आपको याद है, मैंने ऐसे ही याद किया था, KCA²SE, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन में आएगा R²VOC, मतलब कि रिसीविंग ऑफ व्हाट, आपका जो अफेक्टिव डोमेन है वो कैसा होना चाहिए, अवेयरनेस है या नहीं है, ठीक है, विलिंगनेस टू रिसीव एंड कंट्रोल्ड और सेलेक्टेड अटेंशन, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का रिस्पॉन्डिंग, ठीक है, कैसा रिस्पॉन्ड, कि आप विलिंगनेस टू रिस्पॉन्ड है कि नहीं, सेटिस्फेक्शन है रिस्पॉन्ड, जो भी आपको सेटिस्फाई है रिस्पॉन्स से वो नहीं है या है रिस्पॉन्डिंग। वैल्यूइंग, एक्सेप्टेंस ऑफ वैल्यू, प्रिफरेंस फॉर अ वैल्यू, कमिटमेंट, ये सारे आएगा। ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ अ वैल्यू या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ वैल्यू सिस्टम, ठीक है। एंड कैरेक्टराइजेशन में क्या आएगा, जनरलाइज्ड सेट एंड कैरेक्टराइजेशन। तो ये है आप लोगों का अफेक्टिव डोमेन में। कॉग्निटिव डोमेन बेसिकली जो आपके माइंड वर्क से रिलेटेड होता है ना। अफेक्टिव डोमेन जो भी आपके बिहेवियर को शो करता है। और लास्ट है आप लोगों का साइकोमोटर डोमेन, जो भी आपके जो आपकी एक्टिविटीज़ और फिजिकल एक्टिविटीज़ से रिलेट करता है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, जैसे है आपका रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, है ना, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स। बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स क्या है आपके, नेक को मूव करना, वॉक करना, ठीक है, और जो भी चलना, ये सारी चीज़ें आती हैं आप लोगों की बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स में। और रिफ्लेक्स मूवमेंट पता है, रिफ्लेक्स मूवमेंट क्या है कि जो भी आपको स्टिमुलाई मिलता है उस हिसाब से जो आप रिस्पॉन्स करते हैं ना। जैसे हम आग के पास जाते हैं तो वो जो आग है वो क्या है, एक स्टिमुलस है,
और मैं रिस्पॉन्स कैसे करती हूँ, अब एकदम से अपने हाथ को हटाकर, है। तो वो जो इंस्टेंट होता है ना, जो हमारे नर्वस सिस्टम इंस्टेंट काम करता है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, है ना। बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट बता दिए। फिजिकल एबिलिटीज़ कि भाई आप लोगों को पता है कैसे बैंड होना है, कैसे हार्डवर्क करना है, कैसे कोई भी अगर रफ वेदर है तो उसमें कैसे आप लोगों को अपने आप को अडेप्ट करना है, तो वो फिजिकल एबिलिटीज़ है आपकी। स्किल्ड मूवमेंट्स, जैसे कि बहुत अच्छा कोई डांसर है, कोई बहुत अच्छा स्केटिंग करता है, या फिर क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, तो वो है स्किल्ड मूवमेंट्स में आएगा, ठीक है। फिर है आपका परसेप्चुअल एबिलिटीज़ क्या होती हैं, जो आप लोगों की परसेप्शन से रिलेट करती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक मीनिंगफुल एसेंस निकल कर आता है जब वो अपने सेंसेस के थ्रू वेरियस स्टिमुलस को इन्वायरमेंट में फेस करता है, ठीक है। तो ये परसेप्चुअल एबिलिटीज़ है उस इंसान की, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, जब वो परसेप्शंस देखता है इन द इन्वायरमेंट, ठीक है, वो होता है परसेप्शन। तो इसमें परसेप्चुअल एबिलिटी उसी की होगी जो बहुत ही अच्छा लर्नड बिहेवियर होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, हमेशा एक एक्सपीरियंस से आएगा और एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग से आएगा। आपको याद है ना, मैंने पहले ही बताया था कि हम लोअर टू हायर जाएंगे, तो देखिए रिफ्लेक्स मूवमेंट सबसे लोअर है, ठीक है। और फिर जो लास्ट आएगा नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन, ये बहुत ही हाईएस्ट लेवल ऑफ साइकोमोटर बिहेवियर है। इसमें क्या होता है, जो भी आपकी इनर फीलिंग्स है ना, उसके साथ रिलेशन बताता है जो भी आप करते हैं, मतलब आपकी कथनी और करनी में डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। सो नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन में आपकी परफेक्शन की बात की जाती है, ठीक है। तो आप एक सिंपल फेशियल एक्सप्रेशन से लेकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्लासिकल डांस या बहुत ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्केटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने जो भी ये सारे डोमेन्स पढ़े हैं, ये हमने लोअर टू हायर पढ़े हैं हर चीज़ में, कॉग्निटिव में भी, अफेक्टिव में भी एंड साइकोमोटर में भी, ठीक है। उसके बाद एक आपका टॉपिक था बेसिकली टीचर एज अ फैसिलिटेटर इन असेसमेंट फॉर लर्निंग। देखिए ये मैंने नहीं किया क्योंकि बहुत ही ओपन एंडेड है, तो इसमें आपको थ्योरी बता देती हूँ कि टीचर एक गुड फैसिलिटेटर कब हो सकता है, जब वो प्लानिंग करे, ठीक है, और जो बच्चों की नीड्स है उसको फुलफ़िल करता है, या फिर बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराता है, या बच्चों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए बच्चों से खुद क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, या फिर बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही रिलायबल क्लासरूम मटेरियल वो यूज़ करता है, या फिर वो एज अ को लर्नर बच्चे के साथ रहता है, ठीक है, एक उन्हें केस स्टडीज़ देता है, या फिर उनको ऐसी वर्क सिचुएशन देता है कि बच्चा वहाँ पे प्रैक्टिकल वे में नॉलेज को गेन कर सके। तो ये सारी चीज़ें कब आएंगी, जब एक टीचर गुड फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये है आपका पेपर 1 का यूनिट 1 हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है। सो जहाँ पर भी इशू हो वीडियो पॉज करके अपना रिवाइज़ कर लेना यहाँ से। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और शाम तक मैं यूनिट 2 भी अपलोड कर दूँगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।